मेरे हाथ में आटे लगा कटोरा था और ओवन से गर्मगर्म ओट्स के बिस्कुट की खुशबू आ रही थी। तभी फ़ोन टेबल पर कांप उठा। मैंने सोचा, शायद मेरी बेटी ने आखिरकार लिखा होगा, माँ 70वां जन्मदिन कैसे मनाए। लेकिन स्क्रीन पर जो लाइन चमकी, उसने मेरे अंदर कुछ ठंडा कर दिया। हम उस तमाशे पर पैसे नहीं उड़ाने वाले। तमाशा मेरा 70वां जन्मदिन। मेरे अपने खून ने उसे तमाशा कहा। मैं एक पल को वहीं जम गई, जैसे किसी ने मेरी छाती से हवा खींच ली हो। मैंने मैसेज 2 बार पढ़ा, फिर तीसरी बार, और हर बार वही शब्द, वही बेरुखी। और इससे पहले कि मैं जवाब लिखती, एक दूसरा मैसेज आया, मेरे दामाद का। आंटी, अब आपकी उम्र पार्टियों की नहीं है, घर पर चुपचाप मनाइए, ड्रामा की ज़रूरत नहीं। मेरा नाम तक नहीं, बस आंटी, जैसे मैं कोई बूढ़ा सामान हूँ जिसे कोने में रख दो। अगर आप अभी सुन रहे हैं तो एक छोटा सा काम कीजिए, कमेंट में बताइए आप किस शहर से सुन रहे हैं। सच में, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो हर घर की कहानी है, और मैं देखना चाहती हूँ ये कहानी कहाँ कहाँ तक पहुँचती है। अब सुनिए आगे। मैं फ़ोन को वैसे ही टेबल पर छोड़कर कुर्सी पर बैठ गई। बिस्कुट ओवन में थे, पर अब मुझे न खुशबू महसूस हो रही थी, न भूख। बाहर बालकनी में मेरे गमले थे, गुलमोहर नहीं, बस छोटे छोटे फूल जिनको मैं रोज़ पानी देती हूँ। सूरज ढल रहा था, सब कुछ सामान्य था, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट रहा था। जोर से नहीं, धीरे धीरे, जैसे बरसों से जमा बर्फ अंदर से पिघलकर पानी बन जाए और फिर अचानक समझ आ जाए कि इस घर में मैं सिर्फ सुविधा बनकर रह गई हूँ। मैं 69 की हूँ। 3 हफ्ते बाद 70। मैंने कभी महंगी पार्टी नहीं चाही, ना डीजे, ना होटल, ना सोने की चेन। बस इतना चाहती थी कि मेरी बेटी, मेरा दामाद और मेरी नातिन एक ही टेबल पर बैठे, हंसे, मेरे लिए 2 मीठे शब्द बोले, कहें, माँ आप हमारे लिए बहुत कुछ हो। लेकिन उन्हें लगा ये तमाशा है। मुझे याद आया जब मेरी बेटी 20 साल की थी, उसे आर्किटेक्चर पढ़ना था। उसके पिता हमें छोड़कर बहुत पहले चले गए थे। घर में पैसे कम थे। मैं तब एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थी। दिन की नौकरी के बाद रात में मैं एक प्राइवेट ऑफिस की सफाई करती थी। हाथों में ब्लीच की जलन, पीठ में दर्द, आंखों में नींद, फिर भी हर महीने फीस जमा। मैंने सोचा था मेरी मेहनत उसकी उड़ान बनेगी। जब उसने डिग्री ली, मैंने स्टेज के नीचे खड़े होकर रोते हुए ताली बजाई थी। उस दिन लगा था सब सही है। फिर उसका रिश्ता हुआ। दामाद शुरू में बहुत मीठा बोलता था, माँ जी आप हमारे लिए ब्लेसिंग है। लेकिन उसकी आंखों में एक हिसाब था, एक ठंडा गणित। शादी में मैंने अपनी जमा पूंजी से बड़ा हिस्सा दिया। घर का छप्पर टपकता था, पर मैंने कहा, पहले बेटी की खुशी, फिर उन्होंने घर लिया। डाउन पेमेंट के लिए मैंने अपने पीएफ और रिटायरमेंट के पैसे से मदद की। हम लौटा देंगे, दामाद ने कहा था, वो लौटा देंगे। आज तक मेरे कानों में अटका हुआ है। फिर नातिन पैदा हुई, छोटी सी, बड़ी आंखें। मेरी नातिन को मैंने पालने में झुलाया। रात में रोती तो मैं उठती, उसके लिए दूध गर्म करती। उसकी माँ सोती रहती, क्योंकि कल ऑफिस है। 5 साल तक मैं बिना किसी पैसे के उनकी फुल टाइम नानी थी, क्योंकि वो मेरी नातिन थी और क्योंकि धीरे धीरे उन्होंने मुझे यकीन दिला दिया था कि मेरा समय फ्री है, मेरी उम्र फ्री है, मेरी सांसें फ्री हैं। अब नातिन 22 की है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, और उसकी फीस, आप सोचिए, हर महीने एक मोटी रकम मेरे पेंशन खाते से जाती है। ऑटो पे लगा हुआ था। बेटी ने कहा था, माँ बच्चों की पढ़ाई सबसे जरूरी है, आप समझती है ना। और मैं हमेशा की तरह समझ गई। मैंने अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदे, दवाई की एक्स्ट्रा जांच टाल दी, छत की मरम्मत टाल दी, लेकिन फीस जाती रही। फिर बेटी की हेल्थ इंश्योरेंस भी मेरे नाम से चलती रही, और वो इमरजेंसी वाला क्रेडिट कार्ड जिसे उसने इमरजेंसी से ज़्यादा मॉल, रेस्टोरेंट और वीकेंड ट्रिप के लिए इस्तेमाल किया। हर महीने बिल आता, मेरा दिल बैठ जाता, फिर भी मैं भर देती। क्यों? क्योंकि डर लगता था अगर मैंने मना किया तो वो मुझसे दूर हो जाएगी। पर आज उसने खुद लिख दिया कि मेरा जन्मदिन तमाशा है। मुझे सबसे ज़्यादा चोट उस शब्द से नहीं लगी, मुझे चोट इस सच से लगी कि मैं उनके लिए सिर्फ खर्च का नंबर हूँ। मैंने ओवन बंद किया, बिस्कुट थोड़े जल गए थे। पहले मैं घबरा जाती, अरे पैसे बर्बाद हो गए, पर उस दिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैंने बस 2 शब्द लिखकर भेज दिए, ठीक है, ना रोना।
न बहस न गिड़गिड़ाना। फिर रात आई, नींद नहीं आई। मैं बिस्तर पर लेटी छत को घूरती रही। दीवार घड़ी की टिक टिक ऐसे लग रही थी जैसे कोई कह रहा हो समय निकल रहा है और तू अब भी दूसरों की जेब भर रही है। सुबह के 3 बजे मैं उठी, ड्रॉर खोला, पुराना फोल्डर निकाला, कंसिडरेबली वॉन जिस पर मैंने खुद लिखा था फैमिली एक्सपेंसेस। अंदर सालों के पेपर थे, बैंक ट्रांसफर स्लिप्स, यूपीआई रिकॉर्ड्स, बिल्स, रिसीट्स। मैं पैसे में कभी ढीली नहीं रही, गरीब थी पर व्यवस्थित थी। मैंने कागज पलटे और मेरे अंदर कोई हिसाब जुड़ने लगा। बेटी की पढ़ाई, शादी, घर, नातिन की देखभाल, मेडिकल कॉलेज की फीस, इंश्योरेंस, कार के खर्च, छोटे छोटे माँ बस ये आखिरी मदद। और फिर भी मेरे लिए एक छोटा सा डिनर भी तमाशा। मैं चुप रही, लेकिन उस चुप्पी में एक फैसला बन गया, अगर उन्हें मेरी इज्जत नहीं तो मेरी मदद भी ऑटोमेटिक नहीं। मैं उन्हें नाटक करके नहीं दिखाऊंगी, मैं बस नल बंद कर दूंगी शांत तरीके से। सुबह होते ही मैं तैयार हुई, साड़ी नहीं, एक सिंपल सलवार कमीज, बालों को नीचे जूड़ा। आईने में खुद को देखा, झुर्रियां थीं आंखों के नीचे, हल्के काले घेरे। लेकिन पहली बार मुझे अपनी आंखों में कुछ नया दिखा, डर नहीं, साफी। मैं घर से निकली, पहला स्टॉप बैंक, जिस बैंक में मेरी पेंशन आती है। मैं ब्रांच के अंदर गई तो एसी की ठंडी हवा लगी और काउंटर पर बैठी एक युवा मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते मैडम, कैसे मदद करूं? मैंने अपना पर्स खोला, कार्ड निकाला और बहुत शांत आवाज में कहा, मेरे नाम से जो भी ऑटो पे एक्स और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं सब रोकने हैं, और जो अतिरिक्त कार्ड मेरे परिवार के नाम है वो भी बंद करना है। उसके चेहरे पर हल्की हैरानी आई, जैसे उसने सोचा हो इतनी उम्र में ये फैसला। उसने स्क्रीन खोली और बोली, मैडम ये बड़े चेंजेस हैं, आप शो हैं। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं आज अपनी जिंदगी में पहली बार पूरी तरह शो हूँ। उसने क्लिक किया और स्क्रीन पर मेरे ही पैसे की पूरी कहानी खुलने लगी, हर महीने की कटौती, हर ऑटो डेबिट। और उसी पल मेरे फ़ोन की स्क्रीन फिर कांपी। इस बार कॉल था मेरे दामाद का और उसके नाम के नीचे एक मैसेज चमका, अगर आज बैंक में कोई गलत कदम उठाया तो याद रखना तुम अकेली रह जाओगी। मेरा हाथ फ़ोन पर गया और मैं वहीं बैंक की कुर्सी पर बैठी रह गई, क्योंकि अब जो होने वाला था वो सिर्फ मेरे जन्मदिन की बात नहीं थी, वो मेरी पूरी जिंदगी का हिसाब। मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर दामाद का मैसेज चमक रहा था, अगर आज बैंक में गलत कदम उठाया तो याद रखना तुम अकेली रह जाओगी। मैं कुछ सेकंड तक बस उसे देखती रही, जैसे किसी और की कहानी हो। फिर मैंने फ़ोन उल्टा करके पर्स में रख दिया। सामने बैंक मैनेजर की उंगलियां कंप्यूटर कीबोर्ड पर थीं, स्क्रीन पर मेरी पेंशन, ऑटो पे एक्स सब साफ दिख रहा था। उसने फिर पूछा, मैडम मेडिकल कॉलेज की फीस वाला ऑटो पे भी? मैंने बिना पलक झपकाए कहा, हाँ सब। क्लिक, एक छोटा सा कैंसल्ड लिखा आया और मुझे लगा जैसे मेरे कंधों से बरसों पुरानी बोरी उतर गई हो। फिर उसने अगला विकल्प दिखाया, बेटी की हेल्थ पॉलिसी का मंथली डेबिट, ये भी? हाँ। क्लिक, फिर अतिरिक्त कार्य जिसके पीछे इमरजेंसी का झूठ था, ब्लॉक अनक्लोज। हाँ। क्लिक, बस 3 क्लिक और मेरी जिंदगी के सबसे बड़े डर, अगर मैंने मना किया तो वो दूर हो जाएंगे, उसी कुर्सी पर धूल बनकर गिर गए। बैंक से बाहर निकलते ही हवा अलग लगी, धूप वही थी, सड़क वही थी, लोग वही थे, पर मेरे अंदर कुछ बदला हुआ था। मैंने पास की छोटी सी कैफे टाइप दुकान में जाकर चाय और एक छोटा सा केक मंगाया। पहले मैं ऐसे खर्च पर खुद को डांटती, अरे ये फालतू है, पर उस दिन मैंने खुद से कहा, नहीं ये मेरा पैसा है और मैं भी इंसान हूँ। अभी मैं पहला घूंट ले ही रही थी कि फ़ोन फिर बजने लगा। अब बेटी का नाम मैंने रिसीव नहीं किया, फिर दूसरा कॉल, तीसरा, फिर मैसेज, माँ ड्रामा मत करो, बस पार्टी ही तो थी, तुम हमेशा इतना भावुक क्यों हो जाती हो? मैं मुस्कुराई नहीं, बस अंदर से ठंडी हो गई, क्योंकि अब मुझे साफ दिख रहा था वो मेरे दुख को भावुकता कहकर छोटा कर रही थी, ताकि मेरा दर्द उससे महंगा न पड़े। 3 दिन तक मैंने कोई जवाब नहीं दिया। 3 दिन के अंदर मेरा घर भी वही था, मेरी दिनचर्या भी वही थी, पर मेरे फैसले की वजह से मेरे भीतर पहली बार शांति थी। चौथे दिन असली तूफान आया। दोपहर में
बेटी का कॉल सीधे आया। इस बार उसकी आवाज़ में मीठापन नहीं था, सीधा दबाव था। माँ, मेडिकल कॉलेज से मेल आया है, फीस रिजेक्ट हो गई, तुमने पेमेंट क्यों नहीं किया? मैंने बहुत धीमे से कहा, मैंने नहीं किया, मैंने ऑटो पे बंद कर दिया है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर उसका गला ऊंचा हो गया। क्या तुम्हें हो क्या गया है? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो बिना बताए? मैं हंसी नहीं, पर मेरे भीतर एक कड़वी सच्चाई उठी। बिना बताए? तुमने मेरा 70वां जन्मदिन तमाशा कहकर बिना बताए कैंसिल किया था ना? तब तुमने मुझसे पूछ लिया था। माँ, ये अलग बात है, अभी बात नातिन की पढ़ाई की है। मैंने कहा, उसकी पढ़ाई उसकी माँ बाप की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। बेटी ने जैसे तुरंत वही पुराना हथियार निकाला, गिल्ट। तुम उसे सजा दे रही हो सिर्फ इसलिए कि मैंने पार्टी कैंसल की। मैंने जवाब दिया, मैं किसी को सजा नहीं दे रही, मैं बस अपने पैसों का हिसाब बदल रही हूँ। 70 की उम्र में मुझे हक है कि मैं अपनी जिंदगी बचा सकूं। उसके बाद उसका सबसे खतरनाक वाक्य आया, जो हमेशा मेरी रीढ़ तोड़ देता था। माँ, अगर तुमने इस महीने पैसे नहीं दिए तो उसका सेमेस्टर बिगड़ जाएगा। क्या तुम चाहती हो? मैं कुछ पल चुप रही। सच ये था, मुझे डर लगा। फिर मैंने खुद को पकड़कर कहा, अगर सेमेस्टर बिगड़ने का डर है तो तुम और तुम्हारा पति अपनी लाइफस्टाइल में कटौती करो, नई कार, आउटिंग्स, ब्रांड शॉपिंग सब रोककर फीस भरो। हम नहीं कर सकते, उसने कहा। हमारे ऊपर EMI है, खर्चे हैं, मैंने शांत स्वर में कहा। फिर एडजस्टमेंट्स करो, जैसे मैंने पूरी जिंदगी किए। उसके बाद उसने एक लाइन फेंकी जो मेरे लिए आखिरी ताला था। मतलब तुम्हें हमें जरूरत है, ये समझ नहीं आता? हम तुम्हारे बिना कैसे चलेंगे? जरूरत प्यार नहीं, सम्मान नहीं, बस जरूरत। मैंने बस कहा, ठीक है, अब तुम्हें चलना पड़ेगा। और मैंने कॉल काट दी। मुझे खुद पर भरोसा नहीं हो रहा था कि मैंने कॉल काट दी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं बालकनी में जाकर बैठ गई, चाय बनाई, पर पी नहीं पाई। रात में नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह ठीक 8 बजे डोरबेल बजा। एक बार नहीं, जोर से मैंने दरवाजा खोला तो दामाद सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वही तिरछा आत्मविश्वास, जैसे वो मुझे दबा देगा। माँ जी, उसने बनावटी सम्मान से कहा। 5 मिनट बात करनी है, मैंने दरवाजे पर ही खड़े होकर कहा। यही बोलो। वो अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। मैंने अपना शरीर दरवाजे में रोक दिया। उसका चेहरा कस गया। देखिए, उसने धीमे मगर धमकी वाले लहजे में कहा, आप नाराज हैं। मान लिया पार्टी वाली बात गलत हो गई, पर आप इस तरह ओवरनाइट सपोर्ट बंद नहीं कर सकती। हम अपनी प्लानिंग आपकी मदद पर रखकर चल रहे थे। मैंने कहा, ये आपकी गलती है, मेरी नहीं। उसने हाथ फैलाकर जैसे समझाने की एक्टिंग की। माँ जी, आप समझती नहीं, घर बड़ा है, खर्चे हैं, मेंटेनेंस है, और नातिन की पढ़ाई। आपने ही तो इंसिस्ट किया था कि बेस्ट कॉलेज में जाए। मैंने तुरंत काटा, मैंने इंसिस्ट नहीं किया, तुमने चुना। मैंने मदद की। मदद का मतलब ये नहीं कि मैं जिंदगी भर भरती रहूं। उसका धैर्य टूटने लगा। वो एक कदम आगे आया। सुनिए, उसकी आवाज़ भारी हो गई, आप ये सब बंद करके हमें फंसा रही हैं। ये सेल्फिशनेस है, आप फैमिली के खिलाफ जा रही हैं। मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, फैमिली के खिलाफ नहीं, मैं एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ जा रही हूँ। अब उसने वह लाइन बोली जो हर टॉक्सिक इंसान बोलता है, डर का सबसे बड़ा तीर। ठीक है, फिर याद रखना, जब आप अकेली होंगी, कोई आने वाला नहीं होगा, कोई देखने वाला नहीं होगा, आप इसी छोटे से घर में सड़ती रह जाएंगी। पहले इस लाइन पर मैं टूट जाती। आज मेरे अंदर से जवाब निकला, बहुत सीधा, अकेली रहना बेहतर है, बजाय उनके साथ रहने के जो मुझे सिर्फ ATM समझते हैं। उसके चेहरे पर गुस्सा आया। आपको शर्म नहीं आती अपनी ही बेटी के खिलाफ? मैंने कहा, शर्म उसे आनी चाहिए जिसने अपनी माँ के जन्मदिन को तमाशा कहा। उसने कुछ और बोलना चाहा। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। उसके कदम भारी थे। जाते जाते उसने दरवाजे पर हाथ मारा। मेरा दिल जोर से धड़का, लेकिन मैं गिरी नहीं। मैं किचन में गई। नाश्ता ठंडा हो गया था। मैंने वैसे ही खाया, और खाते हुए मैंने खुद से कहा, अब पीछे नहीं हटना। अगले 1 हफ्ते तक कोई संदेश नहीं, कोई कॉल नहीं। इस चुप्पी ने मेरा शक पक्का कर दिया।
मेरे पैसे बंद, तो मेरा अस्तित्व भी बंद। मैंने उसी हफ्ते खुद के लिए कुछ छोटे काम किए, बाल कटवाया, पार्क में टहलने गई, एक पुरानी दोस्त को कॉल किया जिससे सालों से बात नहीं हुई थी क्योंकि मैं हमेशा उनकी ज़रूरत में फंसी रहती थी। और पहली बार मुझे लगा कि 70 का मतलब खत्म नहीं, शुरू भी हो सकता है। फिर 8वें दिन दोपहर को डोरबेल बजा। मैंने खोला तो सामने मेरी नातिन खड़ी थी, वही बड़ी आंखें, चेहरे पर थकान, आंखों के नीचे काले घेरे। नानी, उसकी आवाज़ कांप रही थी। मेरा दिल जैसे पिघल गया। यही वो जगह थी जहां मैं हमेशा हार जाती थी। मैंने उसे अंदर लिया, पानी पूछा, वो बस सोफे पर बैठ गई। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, मम्मी पापा ने मुझे भेजा है। मैंने धीरे से पूछा, और तू खुद? वो चुप हो गई। यही चुप्पी बताती है कि वो सिर्फ मैसेंजर नहीं थी, उसके अंदर भी कुछ टूट रहा था। उसने कहा, नानी, वो कह रहे हैं तुमने गुस्से में मेरी पढ़ाई रोक दी। मैं डर गई हूँ, मेरा सेमेस्टर। उसकी आवाज़ टूट गई। मैं उसके पास बैठी और बहुत शांत तरीके से बोली, तू मुझे एक बात बता, 4 साल से हर महीने तेरी फीस कहाँ से जा रही थी? वो फुसफुसाई, आपके खाते से। मैंने कहा, और क्या किसी ने कभी तुझे बैठाकर बताया कि वो पैसा तुम्हारी पढ़ाई का नहीं, मेरी जिंदगी का हिस्सा था? उसकी आंखें भर आईं। मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, पर ये सच भी है, तेरे माँ बाप ने मेरे प्यार को आदत बना लिया, आदत ऐसी कि मेरी इज्जत भी तमाशा लगने लगी। नातिन ने सिर झुका लिया, मुझे नहीं पता था नानी। मैं बोली, यही तो समस्या है, जब कोई चुपचाप देता है, सामने वाला सोचना बंद कर देता है। उसने रोते हुए कहा, पर मैं क्या करूं? मैं अकेले कैसे भरूं? मैंने उसके आंसू पोंछे नहीं, क्योंकि कभी कभी आंसू सच दिखाते हैं। मैंने कहा, एजुकेशन लोन होता है, स्कॉलरशिप्स होती हैं, पार्ट टाइम वर्क होता है, और सबसे जरूरी तेरे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसने हिचकते हुए कहा, वो कहते हैं उनके पास नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार मैंने उस एक सवाल से कहानी में सुई चुभो दी। अगर उनके पास नहीं है तो फिर नई कार कैसे, वीकेंड ट्रिप्स कैसे, ब्रांड शॉपिंग कैसे? नातिन की आंखों में जैसे पर्दा हटने लगा। वो चुप रही, फिर बोली, मम्मी ने कहा था सब जरूरी है। मैंने कहा, जरूरी किसके लिए? वो रोती रही। फिर एक पल बाद उसने कहा, नानी, क्या सच में उन्होंने आपका जन्मदिन कैंसल किया? मैंने सिर हिलाया। उसने धीरे से पूछा, और क्या मम्मी ने आपको तमाशा कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक बार आंख बंद की। उसने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। ये बहुत गलत है। उसके अंदर गुस्सा भी था और शर्म भी। फिर उसने मुझे देखा और बोली, मैं आपकी मदद नहीं चाहती, मतलब मैं आपकी पेंशन पर नहीं जीना चाहती। मैं लोन के लिए अप्लाई करूंगी, स्कॉलरशिप ढूंढूंगी, एक्स्ट्रा काम करूंगी। वो बोल रही थी, पर मेरी आंखें नम हो गईं, क्योंकि पहली बार मेरे घर में किसी ने पैसे नहीं, मेरी इज्जत को प्रायोरिटी दी थी। मैंने उसे गले लगा लिया, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने कहा, पर अपनी शर्तों पर नहीं, तेरी डिग्निटी के साथ। वो थोड़ी देर बाद उठी, जाने लगी। दरवाजे पर उसने कहा, नानी, मैं अब सिर्फ ज़रूरत पर नहीं आऊंगी, मैं आपसे मिलने आऊंगी। और वो चली गई। उसके जाते ही मेरे फ़ोन पर मैसेजों की बारिश शुरू हो गई। बेटी के दामाद के, तुमने उसे हमारे खिलाफ भड़का दिया, तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, हम तुम्हें डॉक्टर दिखाएंगे, तुम अपने परिवार को तोड़ रही हो। मैंने सारे मैसेज पढ़े और पहली बार मुझे गिल्ट नहीं हुआ, मुझे बस एक डर आया, अब ये लोग और नीचे गिरेंगे। और उसी रात, जैसे मैंने सोच लिया था, मेरे इंतकम पर एक अनजान आवाज़ आई, मैडम, मैं आपके परिवार की तरफ से बात कर रहा हूँ, हमें आपसे कुछ जरूरी कागज़ों पर चर्चा करनी है। कौन? मैंने पूछा। आवाज़ शांत थी मगर खतरनाक, मैं एक वकील हूँ। मेरा गला सूख गया। मेरे अपने बच्चे अब कानून लेकर आ रहे थे। मैंने इंतकम का बटन दबाए रखा और मेरे हाथ कांपते रहे, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ भावनाओं की नहीं रही थी, अब ये लड़ाई मेरे सम्मान की थी और शायद मेरे घर दरवाजे की भी। इंटरकॉम पर वही शांत ठंडी आवाज़ फिर आई, मैडम, मैं वकील हूँ, आपके परिवार की तरफ से बात कर रहा हूँ, 5 मिनट मिल लीजिए। मेरे हाथ कांप रहे थे।
पर अब डर से नहीं, गुस्से से मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने इंटरकम पर ही कहा, जो कहना है यही बोलिए। उसने बहुत पेशेवर तरीके से कहा, आपकी बेटी और दामाद चाहते हैं कि आप पिछले 4 साल की तरह आपकी नातिन की फीस का भुगतान जारी रखें, कम से कम 2 साल। और वे कह रहे हैं कि आपके लंबे समय से भुगतान करने से एक एक्सपेक्टेशन बन गई थी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे मुंह पर चांटा मार दिया हो। एक्सपेक्टेशन, प्यार नहीं, ग्रैटिट्यूड नहीं, बस एक्सपेक्टेशन। मैंने धीमे से कहा, मेरे पैसे मेरी मर्जी, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वकील ने जवाब दिया, मैडम, हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, बस एक अग्रीमेंट चाहते हैं। मैंने कहा, मेरे घर में घुसने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप फिर आए तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। मैंने इंटरकम बंद कर दिया। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मेरे सामने रसोई की खिड़की से धूप आ रही थी, पर मुझे ठंड लग रही थी। मैं सोफे पर बैठ गई और पहली बार मैंने साफ शब्दों में अपने अंदर कहा, ये सिर्फ पार्टी का मामला नहीं था, ये मेरी पूरी जिंदगी का शोषण था। और अब वो इसे कानूनी डर बनाकर वापस चालू करना चाहते हैं। मैंने उसी वक्त अपनी दोस्त को कॉल किया, वही दोस्त जो मुझे पिछले कुछ हफ्तों में पहली बार सच बोलने की हिम्मत दे रही थी। उसने एक सेकंड में समझ लिया, तू अकेली नहीं है। उसने कहा, कल सुबह डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के फ्री लीगल एड में चलेंगे, बुजुर्गों के लिए वहाँ मदद मिलती है। रात को मुझे नींद नहीं आई। मैं बार बार वही बात सोचती रही। मेरी बेटी, जिसने मेरे हाथों से बचपन में रोटी खाई थी, आज मेरे खिलाफ वकील भेज रही है। सुबह होते ही मैं तैयार हुई, न सजा धजा कर, बस साफ कपड़े, दुपट्टा और अपने सारे कागज़, बैंक के कैंसलेशन रिसीट्स भी। मैंने अपने फ़ोन में सारे संदेशों के स्क्रीनशॉट्स भी ले लिए। ये एड्यूटेनिंग वाली बात मैं आपको यहीं कह दूं, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते, जब कोई आपको गिल्ट करके पैसे निकलवाता है और आप डर के मारे सब डिलीट कर देते हैं, तो आप अपने ही खिलाफ सबूत मिटा देते हैं। मैंने मिटाया नहीं, मैंने जमा किया। हम DLSA की लीगल एड क्लिनिक गए। वहाँ एक महिला वकील मिली, उम्र लगभग 45-50, चेहरे पर सख्ती नहीं, समझदारी थी। उसने मेरी पूरी बात सुनी, बीच में एक बार भी नहीं टोका। जब मैं खत्म हुई, उसने बहुत साफ शब्दों में कहा, मैडम, आपकी बेटी और दामाद आपको डरा रहे हैं। आपकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप अपनी आदल्ट बेटी या आदल्ट नातिन की फीस भरें। आपने जो किया वो वॉलंटरी हेल्प थी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। वो चाहे तो केस डालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन टिकेगा नहीं। और अगर हरासमेंट बढ़े तो आप पुलिस कंप्लेंट या रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए भी सोच सकती हैं। मेरे पेट में जो गांठ थी वो पहली बार ढीली हुई। मैं पागल नहीं थी, मैं गलत नहीं थी, मैं सेल्फिश नहीं थी, मैं बस देर से जागी थी। वकील ने कहा, एक काम कीजिए, उनके वकील को आप खुद जवाब मत दीजिए। मैं एक नोटिस भेज दूंगी कि आप किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएंगी और आगे कोई संपर्क सीधे मेरे थ्रू होगा। और आप हर कॉल, हर मैसेज का रिकॉर्ड रखें। हम बाहर निकले तो मुझे सांस आई, जैसे कोई भारी पत्थर छाती से हट गया हो। उसी दिन मैंने अपनी नातिन को कॉल किया। उसने फ़ोन उठाया तो उसकी आवाज़ थकी हुई थी। नानी, मैंने कहा, डर मत, उन्होंने जो वकील भेजा है वो सिर्फ डर है, सच नहीं। वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, मम्मी पापा ने कहा अगर मैं आपकी साइड लूंगी तो घर छोड़ दूं। मेरा दिल चीर गया। और तू क्या चाहती है? उसने धीमे से कहा, मैं सच चाहती हूँ नानी, मैं अब झूठ नहीं जीना चाहती। फिर उसने एक बात कही जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया, मैंने एक PG में कमरा देख लिया है। मैं अगले हफ्ते शिफ्ट हो जाऊंगी। छोटा है लेकिन मेरा होगा। मैंने तुरंत कहा, नहीं, तू इतनी जल्दी? उसने काट दिया, नानी, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी है। मैं उस घर में नहीं रह सकती जहाँ किसी की इज्जत पैसे से तौली जाती है। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मेरी परवरिश पूरी तरह बेकार नहीं गई। कम से कम एक इंसान ने सीखा दया और शोषण में फर्क। अगले शनिवार में उसके साथ उसके नए कमरे में गई। वो सच में छोटा सा कमरा था, एक बेड, एक मेज, एक छोटी अलमारी पर उसकी आंखों में रोशनी थी। मैंने उसे बस 2 चीज़ें दी, एक जोड़ी नई बेडशीट और 2 छोटे पौधे। महंगा कुछ नहीं,
क्योंकि मैं फिर वही गलती नहीं करना चाहती थी। प्यार को पैसे में बदलना। मैंने कहा, मैं तेरा लोन फॉर्म भरने में मदद करूंगी, स्कॉलरशिप ढूंढने में मदद करूंगी, पर तुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। उसने सिर हिलाया। मैं बनूंगी उसी शाम। मेरी बेटी पहली बार अकेली मेरे घर आई। बिना दामाद के दरवाजा खुलते ही मैंने देखा उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों के नीचे गहरे घेरे बाल बिखरे। वो वही बेटी थी, पर फिर भी अलग। वो अंदर आई, सोफे पर बैठ गई और कुछ देर तक बस हाथों को देखती रही। फिर बोली, माँ, मैं नहीं जानती कैसे शुरू करूं। मैंने कहा, सच से शुरू कर। उसने तुरंत कहा, आपने जो किया वो गलत था। आपने सब अचानक बंद कर दिया। मैं शांत रही। मैंने उसे एक ही सवाल पूछा, तू बता, मैंने क्या कहा था? तमाशा। वो कांप गई। उसने सिर झुका लिया। माँ, वो बस गुस्से में निकल गया। मैंने बहुत सीधा कहा। गुस्सा नहीं था, आदत थी। वो आदत कि मेरी भावनाएं सस्ती हैं और मेरा पैसा जरूरी। उसकी आंखों से आंसू निकले। माँ, हम फंस गए थे एमी। खर्चे सब। मैंने कहा, फंसे नहीं थे, तुम कंफर्टेबल थे और कंफर्ट के लिए तुमने मुझे उपयोग किया। वो रोने लगी। माँ, मैं सच में सॉरी हूँ। वकील भेजना वो मेरा आइडिया नहीं था। दामाद ने। मैंने तुरंत रोका, अब ब्लेम गेम मत खेल। तुम दोनों एक टीम हो और अगर तुम अपॉलजी लेकर आई हो तो अपॉलजी का मतलब है जिम्मेदारी। उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं गलत थी। हमने आपको एटीएम बनाया, हमने आपकी मदद को हक समझ लिया। उसकी ये लाइन सुनकर मेरे अंदर एक हिस्सा नरम पड़ा, लेकिन मैं नरमी को कमजोरी नहीं बनने देना चाहती थी। मैंने कहा, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ धीरे धीरे, पर पुराने दिन वापस नहीं आएंगे। मैं अब फैमिली बैंक नहीं हूँ, मैं अब ऑटो ट्रांसफर नहीं हूँ। मैं माँ हूँ, इंसान हूँ और मुझे भी जीना है। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं समझती हूँ माँ, क्या हम आपका जन्मदिन अब भी कुछ कर सकते हैं? छोटा सा दिन, बस फैमिली। मेरे अंदर एक पुरानी इच्छा उठी, बस एक टेबल, एक गर्म खाना, कुछ हंसी। लेकिन मैंने खुद को रोककर कहा, पहले एक्शंस, वर्ड्स नहीं। उसने कहा, मैं एक्शंस दिखाऊंगी। वो उठी, जाने लगी। दरवाजे पर रुककर बोली, मैं चाहती हूँ आप अपने लिए भी जिए सर। और वो चली गई। अगले कुछ दिन मैंने इंतजार नहीं किया कि वो सुधरे या नहीं। मैंने अपनी जिंदगी की दिशा तय की। मैंने अपने बजट को फिर से लिखा। पहले हर महीने मेरी पेंशन का बड़ा हिस्सा दूसरों में जाता था। अब पहली बार मैंने अपने लिए एक छोटी सी खुशी की सेविंग्स बनाई। मैंने अपनी दोस्त के साथ एक छोटा सा ट्रिप प्लान किया, कहीं पास, गोवा नहीं तो भी, क्योंकि असल बात जगह नहीं, ये थी कि मैं बिना गिल्ट के अपने लिए खर्च कर पा रही थी। और एक हफ्ते बाद मेरे घर की घंटी फिर बजी। इस बार मेरी नातिन थी। वो अंदर आई, मुस्कुराई और हाथ में एक छोटा सा केक था, घर का बनाया हुआ। नानी, उसने कहा, लेट बर्थडे। लेकिन असली बर्थडे। मैं हंस पड़ी और मेरी आंखें भी भर आईं। हमने केक खाया, चाय पी और उसने मुझे बताया कि उसे स्कॉलरशिप का पार्शल अप्रूवल मिला है और बाकी के लिए एजुकेशन लोन प्रोसेस में है। उसने कहा, नानी, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मैंने कहा, यही असली गिफ्ट है। उसी रात मेरी बेटी ने मैसेज किया, इस बार पैसे का नहीं, बस एक लाइन, माँ खाना खाया। ये बहुत छोटी लाइन थी, पर मैं समझ गई, रिश्ता शायद मर नहीं रहा, बस बदल रहा है। और अगर वो बदलकर सम्मान वाला बने तो मैं उसे मौका दे सकती हूँ। लेकिन मैं फिर से वही पुरानी माँ नहीं बनूंगी जो डर के कारण सब दे देती थी। क्योंकि मैंने 70 की उम्र में एक बात सीख ली, प्यार खरीदा नहीं जाता और जो प्यार पैसे के बिना टिक नहीं सकता वो प्यार नहीं, सौदा है। अब मैं सौदे नहीं करूंगी, अब मैं इंसान बनकर जीऊंगी। अगर आपको ये कहानी सच लगी और आपने अपने घर या आसपास ऐसा कुछ देखा है जहां बुजुर्गों को सिर्फ पैसे की मशीन समझ लिया जाता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए आप किस शहर से सुन रहे हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और कहानियाँ सुनाऊं जो दिल भी छुए और जिंदगी की सीख भी दे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक किसी और को भी हिम्मत दे सकती।